सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपको जैसे में लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। उन सवालों से शुरुआत करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहते हैं कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, क्या कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी तुम्हें हरा सकता नहीं। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हैं तो आप कभी भी नहीं हार सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं और अगर आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग हैं और मानसिक रूप से कमजोर हैं तो आप हार भी सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रांग है और शारीरिक रूप से कमजोर हैं तब भी आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। अगर आपके अंदर जिद है जीतने का तो हार भी आपको हरा सकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है, जैसे मैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल से हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल ही हमारा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर आप दीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं दीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो वो तैयार करने का काम किए थे पिंगली वेंकैया। कौन किए थे? पिंगली वेंकैया किए थे। और भारतीय तिरंगा का डिजाइन करने का काम कौन किए? पिंगली वेंकैया किए थे। और अपना ये जो भारतीय तिरंगा इसे कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया कब? तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया। ठीक है, अब भारत में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो भारत में पहली बार तिरंगा को फहराया जाता है 18 मार्च 1923 ईस्वी को। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया तैयार करते हैं और भारतीय तिरंगा को अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को। बट भारत में इसे कब फहराया जाता है? तो 18 मार्च 1923 को इसे फहराया जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहां से बता दें कि 1923 में ही एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम पड़ता है स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की वह स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले दो व्यक्ति थे, एक चित्तरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है। आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये शरीर के किस भाग में स्थित है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित है। कहाँ पे उपस्थित है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। साथ में ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, इस बात को भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। और जो पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ये जो है मटर के दाने का आकार का होता है। मटर के दाने का आकार का ये होता है। ठीक है, मटर के दाने का आकार का होता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है और इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे में टीएसएच हार्मोन,
उसके बाद एफएसएच हार्मोन, उसके बाद एलएच हार्मोन, उसके बाद एसीटीएच हार्मोन। ये सभी जो हार्मोन्स है ये कहीं ना कहीं हाइट में वृद्धि करने का काम करते हैं, इसीलिए इसे वृद्धि अपवोहन या फिर वृद्धि रोही हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो कहीं ना कहीं सभी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है, वो टीएसएच हो या एफएसएच हो, चाहे एलएच हो, चाहे एसीटीएच हो, ठीक है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होता है। ये मटर के दाने का आकार का होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके समय आया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दे कि जो चीनी यात्री हेनसांग था ये किसके समय भारत आया था। तो आपको बता दे कि जो चीनी यात्री हेनसांग था ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। ये बौद्ध धर्म को मानता था। ये भारत आया था हर्षवर्धन के समय। किसके समय भारत आया? तो ये भारत आया था हर्षवर्धन के समय और ये 7वीं शताब्दी के आसपास आया था भारत और ये 15 वर्षों तक भारत रहा था, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हेनसांग है ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म को मानता था। ये हर्षवर्धन के समय आया और 7वीं शताब्दी में आया था और यहाँ 15 वर्षों तक रहा और यहाँ से कानून यानी लॉ की डिग्री लेकर गया था। और चीनी ये जो हेनसांग है इसका एक बुक है फेमस जिसका नाम है सी यू की पुस्तक किसका है? तो हेनसांग का है, जिसमें ये भारत की शिक्षा व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, भारत के बारे में ये दर्शाता है। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट नाम था। और हर्षवर्धन महज 13 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीनी यात्री हेनसांग था ये 7वीं शताब्दी में भारत आता है और यहाँ 15 वर्षों तक रहता है। यहाँ से लॉ की डिग्री लेकर जाता है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और हेनसांग की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की, जिसमें वो भारत की शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करता है और भारत की सांस्कृतिक सभ्यता और अन्य अन्य प्रकार के जो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है उन चीजों को इसमें विवरण देता है, ठीक है। और साथ में हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट और हर्षवर्धन महज 13 वर्ष की उम्र में राजकुमार बनता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है सर कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बता दे जानकारी के लिए कि जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है। किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है और हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ठीक है। अब बांध से संबंधित एक और सवाल पूछता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया? तब बांध को कहा गया, ठीक है। आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा जाता है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तब आधुनिक भारत का मंदिर कौन है? बांध है। इसे कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। आपको एक और जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इसे आप नोट कीजिएगा, हम इसे इरेज करेंगे, स्पेस का अभाव है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा आपसे भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध है। कौन बांध है? टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध भागीरथी के नदी के ऊपर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा? तो भारत का सबसे ओल्ड पुराना बांध
कलनई बांध है। कौन बांध है? कलनई बांध है, जो कि कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में, भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में, और भारत का सबसे पुराना बांध कलनई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट टर्म को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आधुनिक भारत का मंदिर बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन समझौता हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ उसको क्या नाम दिया गया? तो जो कांग्रेस और अच्छी के बीच समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? ये ना पूछा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो होता है वो 1916 में होता है, लखनऊ अधिवेशन में होता है। लखनऊ अधिवेशन में होता है। और यहीं पे गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक मंच पर आते हैं और 1916 का लखनऊ अधिवेशन करते हैं। अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं, और इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक मंच पर आते हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 में होता है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो डिफॉल्ट आता है यानी दोनों टूटते हैं, ब्रेकअप होता है, वो 1907 में होता है सूरत अधिवेशन के अंतर्गत। और यहाँ से कांग्रेस जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है। कहीं ना कहीं जो गरम दल था उसे उग्रवादी कहा गया और नरम दल को उदारवादी कहा गया। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गरम दल को उग्रवादी, नरम दल को उदारवादी कहा जाता है। ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि किस मुस्लिम शासिका ने अपने सिक्के पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा को अच्छी मतलब कि प्रतिमा वाला सिक्का चलाया था? तो वो कौन से मुस्लिम शासक थे जो अपने सिक्के पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा चलाए थे? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ फुल डिस्कशन के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।